दोस्तों नमस्ते। मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज मराठी में। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं हिंदी में मराठी चैनल पर क्यों बात कर रहा हूं। जी हां, इसलिए बात कर रहा हूं कि मराठी चैनल के सब्सक्राइबर सबसे ज्यादा है, जिस पर अगर मैं कोई बात रखूं तो वह बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी। अगर यही बात मैं हिंदी चैनल पर रखूं तो सिर्फ 2 लाख लोगों तक ही पहुंचेगी। यहां पर मैं 8-10 लाख लोगों तक पहुंच सकता हूं। इसलिए मेरे मराठी प्रेक्षकों से मैं क्षमा प्रार्थी हूं कि मैं आपको इस चैनल पर हिंदी में बात कर रहा हूं। ऐसे ही वीडियो हिंदी चैनल पर भी जरा अलग टोन लेकर होंगे, लेकिन इस चैनल पर मुझे जानबूझकर हिंदी में बोलना पड़ रहा है। मैं हिंदी में बोलूंगा इसलिए कि ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचे, और दूसरी बात यह है कि मैं इसको हिंदी बेल्ट में भी बताना चाहता हूं। दोस्तों, आजकल हम देख रहे हैं कि कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी एवं नरेंद्र मोदी जी को, मैं जी को शब्द प्रयोग कर रहा हूं, बदनाम करने की मुहिम सी हाथ में ले रखी है। जब नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है तो उनके अगल बगल के लोगों को बदनाम करते रहो और मिथक फैलाते रहो। यही बात बार बार होती आई है। मैं 2 विषय आज आपके सामने रखूंगा, सिर्फ 2। उसके बाद और एक बातें रखता जाऊंगा जिसे आपको समझना होगा। कभी कभी हिंदुत्ववादियों को, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को असल में अपने समर्थक कौन हैं, इसका सही में अंदाजा लगाने की आवश्यकता है। कभी कभी हम जो सोचते हैं वो होता नहीं है। कभी कभी हम जो देखते हैं वो होता नहीं है। लोग दिखाते कुछ है और होते कुछ और है। दोस्तों, मैं साफ तौर पर कहता हूं, एनालाइजर न्यूज हिंदुत्व की बात रखने के लिए आया है, और वह इसलिए लोगों को पसंद नहीं है कि मैं कुछ अलग बात रखता हूं। वो इसलिए पसंद है कि लोगों के दिल की बात रखता हूं। तो मेरा कुछ नहीं है, ये लोगों का मामला है। चलिए, ऐसी ही बात रखकर बड़े होने वाले कुछ लोग हैं और जिनके मन में क्या चल रहा है इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक ट्वीट दिखाना चाहूंगा आपको। हिंदुत्व के लिए लड़ने वाले, हिंदुत्व की सत्ता आए इसके लिए काम करने वाले एक संस्थान का यह ट्वीट है, जिसमें लिखा गया है कि एक भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश चंद बिंद, ये नरेंद्र मोदी के बगल में बैठे हुए हैं और ये बात कर रहे हैं कि मैं ब्राह्मणों को जनुए देखकर पीटता हूं, मैं ब्राह्मणों को मारता हूं। ट्वीट भी देख लीजिए ठीक से, वो खबर भी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा, जरा ठीक से देख लीजिएगा। और यह खबर चलाई गई, उस वक्त चलाई गई जब यूजीसी का मामला चल रहा था। यूजीसी के ऊपर मामला गर्म हो रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता जो नरेंद्र मोदी के बगल में बैठता है, वो कहता है कि अब तक मैं 100 ब्राह्मणों को पीट चुका हूं, जनेऊ देखकर पीट चुका हूं और पीटना चाहिए, ऐसा वो कहता है। मेरी भी मति गुंग हो गई। लगा कि ये क्या हो रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है। इतना रिलायबल प्लेटफॉर्म है जो बता रहा है, सच तो होगा ही। फिर मैंने इस रमेश चंद बिंद को ढूंढने की कोशिश की। ये रमेश चंद बिंद मतलब किसी एक फूल पर बैठने वाला भौरा नहीं है। वो हमेशा फूल बदलते रहता है। पहले ये बहुजन समाज पार्टी में थे, फिर समाजवादी पार्टी में थे, फिर कुछ दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर वो समाजवादी पार्टी में चले गए। आज यह रमेश चंद बिंद समाजवादी पार्टी के नेता है। झूठ लगे तो उनका फेसबुक प्रोफाइल देख लीजिए। दिख रहा है कहीं भी आपको कि ये भारतीय जनता पार्टी के नेता है। तो समाजवादी पार्टी के एक नेता को
भारतीय जनता पार्टी का नेता बताकर वह ब्राह्मणों को पीटेगा ऐसा बोलकर बदनाम किसे किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी को। इसी बात को समझ लेना होगा। मोदी का छायाचित्र क्यों? क्योंकि मोदी बदनाम हो, भारतीय जनता पार्टी बदनाम हो। एक उत्तर प्रदेश के चुनाव में ब्राह्मण योगी के खिलाफ चले जाए, पूरा षड्यंत्र समझ लीजिए, योगी के खिलाफ चले जाए। ऐसी ही बातें बार बार होती आई है, बार बार। कभी ना कभी इन बातों को दुनिया के सामने तो लाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो लाना पड़ेगा, और वही लाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। सोचिए, एक विषय में इतनी सारी चीजें हो रही है तो अन्य विषय में कितना होता होगा। इसी प्लेटफॉर्म की एक खबर थी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगा दी। कहा क्या कि आरक्षण की मर्यादा का उल्लंघन करके मोहन यादव 73% आरक्षण देना चाहते हैं, वो आरक्षण बढ़ा रहे हैं, लताड़ लगा दी। क्योंकि और दाखले भी दिए गए, ये देखिए, ये रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पब्लिकेशन हुआ, एडवर्टाइज प्रकाशित हुआ है, इसमें भर्ती होने वाली है, इतने लोगों को लिया जाने वाला है, 73% लोग इसमें भर्ती होंगे, ये दिखा दी और जोर से तमाचा मार दिया है मोहन यादव मुख्यमंत्री के मुंह पर। यह बात बार 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 बोली जाने लगी। क्या सच में मोहन यादव आरक्षण की मर्यादाओं का उल्लंघन करके रिक्रूटमेंट कर रहे थे? अब ये सरकारी चालाकी वाली बात बाद में कभी समझ में आता हूं, लेकिन ये जो आरक्षण के बढ़ने वाला मामला है, ये आपको मैं समझाता हूं। ये ऐसी चीज है ना कि ये उस कुत्ते की तरह है, अगर पकड़ लिया तो काटेगा, नहीं पकड़ा तो भाग जाएगा। भाग जाना भी नुकसानदेह है, और पकड़ा गया तो काटेगा, अपना नुकसान होगा। तो समाज का नुकसान या दुनिया का नुकसान, जरा सोच लेना चाहिए। इलेक्ट्रोल मेरिट में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ जाए, इसी के लिए यह किया जा रहा है। ये 73% वाला मामला आखिर है क्या? मैं सुसंगत तरीके से आपको बताना चाहूंगा। मामला शुरू होता है 2019 में, तारीख है 8 जुलाई 2019। 8 जुलाई 2019 को एक मध्य प्रदेश की सरकार ने एक कांड कर दिया। कांड यह था, कमलनाथ उस वक्त मुख्यमंत्री थे। 50% आरक्षण जो पहले से है, 10% आरक्षण ईडब्ल्यूएस का हो गया 60, और कमलनाथ ने चुनाव के सामने होते हुए 13% आरक्षण बढ़ा दिया, तो यह हो गया 73%, 73। अब चुनाव सर पर थे, इसलिए कमलनाथ ने यह निर्णय ले लिया, कांग्रेस की सरकार ने। लेकिन लोग इसके खिलाफ हाईकोर्ट चले गए। मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने 1 अक्टूबर 2019 को इसको स्टे दे दिया। ठीक समझ लीजिए, 2019 को ही स्टे दे दिया, 1 अक्टूबर 2019 को। अब स्टे दे दिया, जुलाई में आरक्षण लागू हुआ, 1 अक्टूबर में स्टे दे दिया गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 महीने ही इसकी मर्यादा रही। 4 महीने के बाद तो भोपाल कोर्ट ने स्टे लगा लिया। फिर शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने 23 मार्च 2020 को। स्टे कायम रहा, हटा नहीं। 11 दिसंबर 2023 चुनाव हुए, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला, मोहन यादव वहां के मुख्यमंत्री बन गए, स्टे कायम रहा। 21 अगस्त 2024, यह तारीख भी नोट कर लीजिए, उस वक्त धनंजय चंद्रचूड़ देश के सरन्यायाधीश थे। धनंजय चंद्रचूड़ ने यह फैसला किया कि इसी तरह से जैसे मध्य प्रदेश में होता आया है, जैसे महाराष्ट्र में होने की संभावना है, तमिलनाडु में हो रहा है, आरक्षण की मर्यादाओं का उल्लंघन करके कई जगह आरक्षण की मर्यादा परसेंटेज बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज से कोई भी हाई कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं लेगा, ये सारे मामले सुप्रीम कोर्ट को ट्रांसफर कर दिए जाए।
एक वाक्यता रहे, यूनिफॉर्मिटी रहे। इसलिए सारे के सारे मामलों को उस वक्त के सीजीआई धनंजय चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में ले लिया। सारी केस सुप्रीम कोर्ट के पास चली गई। 10 नवंबर 2024 को धनंजय चंद्रचूड़ रिटायर्ड हुए। मामला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। नए सीजीआई बने संजीव खन्ना। 13 मई 2025 को वो रिटायर्ड हुए। मामला चलता रहा। भूषण गवई सीजीआई बने 3 नवंबर 2025 को। मामला चलता रहा। गवई रिटायर्ड हो गए। फिर सूर्यकांत सीजीआई बने। मामला चलता रहा। और फिर एक निर्णय आया कि सुप्रीम कोर्ट में यह मामला चल नहीं रहा है, तो हाईकोर्ट इसके ऊपर निर्णय ले ले और फिर हमारे पास आ जाए। और मीनवाइल बीच में कुछ विज्ञापन आए रिक्रूटमेंट को लेकर। उसमें यह कर दिया गया कि अगर जगह 100 भरनी है जरूरत, तो 113 के एडवर्टाइजमेंट निकाले गए, 13% ज्यादा। उसकी एक वेटिंग लिस्ट बनाई गई। जो भी निर्णय आएगा वेटिंग लिस्ट के अनुसार लिया जाएगा, लेकिन 50% आरक्षण के अंतर्गत वह जिनको है वो उनको मिल जाएगा उनका नियुक्ति पत्र। 13% लोगों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया कि जब कभी निर्णय आए तो इनको दे देंगे। खुला प्रवर्ग आए तो खुले प्रवर्ग को दे देंगे, आरक्षित प्रवर्ग को आए तो आरक्षित प्रवर्ग को दे देंगे। यह वेटिंग लिस्ट बनाई गई और मामला हाईकोर्ट के पास आया। अब यह हाईकोर्ट के पास आने के बाद यही प्लेटफॉर्म खबर चलाता है कि लताड़ लगा दी, बुरी तरह से बोला। कहां से हुआ भाई, कब हुआ ये? कुछ भी तो नहीं हुआ। अब लोग फिर सवाल पूछते हैं कि बीजेपी इसे क्यों नहीं हटाती है। मैं बात बताता हूं। मध्य प्रदेश में जब अर्जुन सिंह की सरकार थी 1980 में, तो मध्य प्रदेश की 1980 की अर्जुन सिंह सरकार ने एक महाजन कमेटी बना ली थी। महाजन कमेटी, महाराष्ट्र वाले महाजन नहीं, वहां के महाजन वाली कमेटी बना ली थी। तो उस कमेटी को यह कहा गया था कि आरक्षण की मर्यादा, आरक्षण का निश्चित कर लो। तो 1983 में इस कमेटी की रिपोर्ट आई। मैं आपको बताता हूं, 1983 की आई हुई रिपोर्ट महाजन कमेटी की यह थी 1961 की जनगणना के अनुसार। 61 की जनगणना, अब कितने साल बीत गए देखो। ये 39, पिछले वाले 39 और ये 26, कितने साल बीत गए उसको। 83 में 61 की बात कर रहे थे, 61 के जनगणना अनुसार बात कर रहे थे। तो ये रिपोर्ट बनाई। रिपोर्ट क्या थी? आश्चर्य होगा आपको किस तरह से नरेटिव बनाया जाता है। ये महाजन कमेटी रिपोर्ट बना रही थी महाभारत और रामायण काल की कहानियां बताकर। महाभारत काल में एकलव्य का अंगूठा छीना गया, तो एकलव्य को सीखने का चांस ही नहीं मिला। उसके ऊपर बहुत बात कर चुका हूं मैं, वो कहानी मैं आपको नहीं बताऊंगा मैं। इसलिए पिछड़ों को शिक्षा में सहूलियत मिलनी चाहिए और आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने रामायण काल की एक कथा लिख दी। उसमें कहा था कि राम ने किसी शूद्र तपस्वी का, वो शूद्र है फिर भी तपस्या कर रहा है, तो उसका वध कर दिया था। ऐसी कथाएं बताकर आरक्षण बढ़ा दिया गया था 80 में, 83 में, 61 की जनगणना के अनुसार। ये नैरेटिव चलाने वाले कांग्रेस वाले भारतीय जनता पार्टी को रद्द करने के लिए कुछ बातें बताते हैं और भारतीय जनता पार्टी इलेक्टोरल मेरिट खोने की संभावना होती है, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। पृथ्वीराज चौहान की सरकार ने मुसलमानों को एससीबीसी का आरक्षण दिया, उसको हटाने की जिम्मेदारी देवेंद्र फडणवीस पर आई और भारतीय जनता पार्टी के लिए यह चुनाव में घाटे का सौदा हो सकता है। और यही बात नैरेटिव फैलाने वाले याद रखे। जैसे रमेश चंद्र बिंद को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताया गया, जैसे आरक्षण बढ़ाने की बात मध्य प्रदेश की कही गई, वैसे ही ये बात होती रहती है। इस बात को ठीक से समझ लेना आवश्यक है। मराठी लोगों, समझो, यह भ्रम फैलाने का प्रयास है। हिंदी वाले लोगों, मध्य प्रदेश वाले लोगों, उत्तर प्रदेश वाले लोगों, इस बात को समझो और भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है, ब्राह्मण और बीजेपी के अंदर दरार डालने की कोशिश क्यों हो रही है।
जरा इसको भी समझ लीजिए। और हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन करता हूं, जस्टिस सूर्यकांत ने CJI सूर्यकांत जी ने जो निर्णय दिया है, उसके निर्णय को सुन लीजिए। UGC के बारे में 3CE के बारे में जो मैंने बताया था, वही वर्डिंग जस्टिस सूर्यकांत जी के निर्णय में है। जरा उसको भी देखिए और बाद में अपनी धारणा बनाइए। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, एनालायझर न्यूज।